हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस के अंदर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के से रिलेटेड न्यूमेरिकल समझने की कोशिश कर रहे थे। उसी टॉपिक को वैसे हमें आगे प्रोसीड करना है, बट एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पर टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, क्या वो करता है, हमेशा करता है, और इस तरह से रिलेटेड कुछ बातें। देखिए, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के था वो एक्चुअली के फॉरवर्ड बाई के बैकवर्ड था। अगर आप याद करें तो पीछे हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ते हुए ये पॉइंट आप लोगों को समझाया था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है वो के एफ बाई के बी है। अगर के का वैल्यू बढ़ता है मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा हो जाता है और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कम, मींस रिएक्टेंट मोर प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे और प्रोडक्ट लेसर रिएक्टेंट की तरफ मूव करेंगे। और अगर के का वैल्यू डिक्रीज़ हो जाता है तो मतलब के एफ डिक्रीज़ हो जाता है, यानी कि के भी बढ़ जाता है, मींस बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा और फॉरवर्ड का कम हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट समझ के आप आगे बढ़ें। ओके, अब हम देखना चाहते हैं कि क्या ज़रूरी है कि रिएक्शन का के बदलेगा जब हम टेम्परेचर को बदलेंगे, मींस ये दोनों में से कोई एक बढ़े या घटेगा, क्या ये ज़रूरी होता है? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। हमारे पास एक इक्वेशन आती है, वॉन्ट हॉफ इक्वेशन भी बोलते हैं उसको। लोग लास्ट क्लास पे भी मैंने एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड डाला हुआ था पार्शली। लोग K2 बाई K1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस T2, ये एक इक्वेशन बताई थी आपको जो दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K बताती है, जिसमें डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज फॉर दैट रिएक्शन होता है। मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1, log A बाई बी log A माइनस log B होता है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस T2। अब अगर मैं रिएक्शंस को देखूं तो रिएक्शन मुझे ऐसा बताया गया है कि दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसका डेल्टा एच नेगेटिव होगा, एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं जिसका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। कुछ बहुत ही थोड़ी ऐसी रिएक्शंस भी हैं जिनका डेल्टा एच ज़ीरो हो सकता है। तो किसी भी रिएक्शन का अगर डेल्टा एच वैल्यू ज़ीरो हो तो क्या होगा? सी हेयर, ये वाली वैल्यू ज़ीरो, अब ये वाली वैल्यू ज़ीरो तो ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और ये पूरी वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाएगी तो मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख पाऊंगा, log ऑफ K2 दैट इज इक्वल टू log ऑफ K1। ये माइनस log K1 इस तरफ चला जाएगा, यानी कि जो K2 होगा दैट विल बी इक्वल टू K1। मतलब जो नया K होगा वो पुराने के को मैच करेगा, बिल्कुल सेम होगा। या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि के अंदर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा अगर आप टेम्परेचर को चेंज करें। अगर आप T1 को T2 बनाते हैं तो K1 K2 बराबर ही रहेंगे, मींस के पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मींस फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट सेम रहेगा, मींस रिएक्शन के अंदर जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है वो इक्विलिब्रियम मैनेज्ड रहेगा, मेंटेन रहेगा। अगला पॉइंट देखते हैं। मान लीजिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम यहाँ पे, एंड कंसिडर कर लिया हमने कि डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, अगर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है मींस एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये सारा का सारा वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर आप T2 ज़्यादा रखते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं आप, और डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव होगा। और ये पूरा वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा, ध्यान से देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, तो ये पूरा वैल्यू जो आपका आया, सपोज़ पहली बात टेम्परेचर को मैंने बढ़ाया है तो T2 का वैल्यू ज़्यादा है T1 से, तभी डेल्टा एच पॉजिटिव होने पे ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और ये आपका कुछ भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गया पॉजिटिव। log K2 क्या होगा, दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव प्लस log ऑफ K1, यानी कि ये जो वैल्यू है ये इतना वैल्यू log ऑफ K2 एक्स्ट्रा होगा, मींस K2 जो होगा वो ग्रेटर देन K1 होगा।
मींस टेम्परेचर बढ़ाने पे के का वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, मींस बैकवर्ड कम हो जाएगी। मतलब मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूँ, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि डेल्टा एच मैंने पॉजिटिव बोला था, तो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, मैंने बोला था T2 का वैल्यू T1 से ज़्यादा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज, क्योंकि K2 का वैल्यू ज़्यादा हो गया है K1 से। अगर सपोज यही सिस्टम, अगर मैं सपोज ऐसा बोल देता कि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में बैकवर्ड का रेट बढ़ गया होता। अब सपोज मैं वही एक ही स्टेप पे लेके बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर को बढ़ा ही रहा हूँ अब भी, लेकिन अब की बार मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कंसिडर कर रहा हूँ, यानी कि डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है। T2 बढ़ाया ही है मैंने, बट डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है, और अगर डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगा, मीन्स जो K2 होगा वो अब ग्रेटर देन K1 नहीं होगा, नाउ इट विल बी लेसर देन K1, मीन्स Kf घट जाएगा, Kb बढ़ जाएगा। यानी कि मैं इसी लाइन को कुछ ऐसे लिख पाऊंगा कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज। तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। बस एक पॉइंट को आप याद रखिएगा कि अगर कोई डेल्टा एच वैल्यू नहीं है रिएक्शन का, जीरो है मीन्स, तो उस टाइम पे के अनअफेक्टेड रहेगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। अदरवाइज टी बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। हम लोग आगे पढ़े भी गए कि किस तरह से वो चेंज होता है, बट के वैल्यू को आप समझ जाइएगा, वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से आप उसे ईजिली एक्सप्लेन कर पाएंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखें आप एक बार। 1 mole of PCl5 was present in a liter container and at equilibrium 40% of PCl5 get dissociated। ये रिएक्शन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, PCl5 that is getting dissociated into PCl3 and Cl2, ये रिएक्शन हो रहा है और 40% डिसोसिएट हुआ। मतलब स्टार्टिंग पे अगर आप यहाँ पे देखें T = 0, जब आपने रिएक्शन को शुरू किया तो PCl5 1 मोल था, ये दोनों तो थे ही नहीं, 0 0। अब टाइम आ गया है रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम का, तो 40% डिसोसिएट हो जाना मतलब 1 का 0.4 डिसोसिएट हो जाना, तो ये तो घटना था कंसंट्रेशन, तो 0.4 डिक्रीज हो गया। और ये अगर 1 मोल टूटता है तो ये 1 मोल बनता है, यानी कि ये 0.4 टूटा होगा तो ये दोनों 0.4 ईच बने होंगे, मीन्स इसका रिमेनिंग कंसंट्रेशन 0.6 होगा। के को अगर मैं एक्सप्रेस करूं, कंसंट्रेशंस की बात कर रहा हूं, मोल्स की बात कर रहा हूं, 1 लीटर कंटेनर है तो मतलब ये कंसंट्रेशंस मोल पर लीटर हैं। अगर सपोज़ यहाँ पे कुछ 2 लीटर होता तो मैं 2 से डिवाइड करता सभी को, तो 0.2 और 0.3 मोलर कंसंट्रेशन होता, बट अभी इशू नहीं है। तो किसी मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ 0.4 × 0.4 / 0.6, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन अभी अलर्ट हो जाइए, पॉइंट K फॉर फॉर्मेशन ऑफ PCl5 पूछ रखा है, जबकि ये तो डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 था। फॉर्मेशन ऑफ PCl5 इससे रिवर्ट होगा, मतलब एक्चुअली जो आंसर आपका बनने वाला है, ये मैं गलत लिख गया, ये आंसर नहीं बना। आपको जो आंसर मिलेगा वो एक्चुअली 1/Kc मिलेगा। इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड देन K गेट इनवर्स्ड, तो 0.6 डिवाइडेड बाई 0.4 × 0.4 ऐसा करके आप अपने आंसर को फाइनली इस क्वेश्चन के लिए रिपोर्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये पहले जो निकाला था मैंने वो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का K निकाला है जो डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 है, जबकि मुझसे वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ PCl5 पूछा था। तो रिएक्शन का उल्टा होते ही मैंने K को इन्वर्ट कर दिया। नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसी तरह का मिलता जुलता दिख रहा है मुझे। वही 1 लीटर कंटेनर है, PCl5 लिया है 1.5 एटमॉस्फेयर पे, तो T = 0 पे PCl5 1.5 एटमॉस्फेयर लिया है। इनका तो कुछ प्रेशर होना ही नहीं है क्योंकि ये तो स्टार्टिंग पे बना ही नहीं है, 300 केल्विन पे था ये। एंड टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वाज फाउंड टू बी 2 एटमॉस्फेयर। तो जब इक्विलिब्रियम आया होगा तो इसका प्रेशर कुछ घटा होगा, लेट मी राइट स्मॉल p घट गया,
और PCl3 का कुछ बना होगा, Cl2 का भी कुछ बना होगा। ये कैसे पता चल रहा है? वही कहानी है, इसका एक मोल टूटता है तो इसका एक बनता है, इसका स्मॉल p डिक्रीज होगा तो इसका स्मॉल p बनेगा, इसका भी स्मॉल p बनेगा। तो जो टोटल प्रेशर आपका होगा वो 1 पॉइंट माइनस p, ये तो हो गया PCl5 का, प्लस p ये हो गया PCl3 का, प्लस p ये है Cl2 का, और ये होगा आपका टोटल प्रेशर यानी कि 2। p से p कैंसिल हो गया तो 1.5 प्लस p दैट इज इक्वल टू p, तो p दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 1.5p यानी कि 0.5। तो मैंने स्मॉल p की वैल्यू निकाल ली, वो 0.5 है, यानी कि Cl2 का प्रेशर 0.5 है, इसका भी प्रेशर डेफिनेटली 0.5 है, और इसका प्रेशर 1.5 माइनस 0.5 यानी कि 1 है। अब मैं यहाँ से Kc मुझसे बोला गया है निकालने के लिए इस पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन के लिए, हालांकि यहाँ मेंशन नहीं कर रखा, लिखना चाहिए था मुझे कैलकुलेट Kc एट 300 केल्विन फॉर डिकम्पोजिशन, बट अंडरस्टूड भी है ये अब, क्योंकि रिएक्शन नहीं बोल रहा, स्पेशली नहीं बोल रहा, तो रिएक्शन में जो हो रहा है उसी का K निकाल देंगे। अब मैं क्योंकि प्रेशर्स यहाँ जानता हूँ इक्विलिब्रियम टाइम पे और Kc मुझसे पूछा है, तो मेरे लिए पहली ज़रूरत तो Kp निकालना होगा, प्रेशर ऑफ PCl3 प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ PCl5। तो यहाँ से आप एक बार Kp को निकाल लेंगे, फिर उसके बाद आप रिलेशन याद कर लें Kp Kc का, Kp Kc दैट इज इक्वल टू RT रेज टू द पावर डेल्टा n 2 होगा, सॉरी 1 होगा, 2 माइनस 1, T 300 होगा, R 0.0821 होगा। Kp आपने निकाला है, ये एक Kc मिसिंग है, तो आप यहाँ Kc को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। RT रेज टू द पावर 1 यहाँ पुट कर दिया, तो आपका ये परफेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, वैल्यू ऑफ Kc गिवन है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस पूछी हैं चारों की, मतलब इक्विलिब्रियम पे क्या बचेगा। इनिशियल CO और वाटर ही प्रेजेंट है ऐसा बोला गया, और दोनों की कंसंट्रेशन बोली गई है 0.1 मोल ईच। ओके, तो मैं एक बार इस रिएक्शन का अगर Kc एक्सप्रेस करूं, हालांकि मुझे दे रखा है, मुझे निकालना नहीं है, तो वो इक्विलिब्रियम टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कंसंट्रेशन, H2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय CO का कंसंट्रेशन एंड वाटर का कंसंट्रेशन, ये रहेगा। और मुझे रियली क्या निकालना था, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस चारों की, मतलब ये चारों वैल्यू मुझे निकालनी है। ये एक वैल्यू Kc मुझे दे रखी है, इनिशियली मुझे पता है, यहाँ एक बार दोबारा से रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, CO2 प्लस H2 है, ये 0.1 मोल है T इज इक्वल टू 0 पे, ये 0.1 मोल है, ये दोनों 0 0 हैं। इसका सपोज X टूट गया तो इसका भी X ही टूटेगा, स्टोइकियोमेट्री 1 1 है सभी की, ये X टूटेगा तो ये भी X टूटेगा, और ये X बनेगा और ये X बनेगा। बहुत ही आसान, सही है। तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आ जाता हूँ इस Kc पे, और CO2 की कंसंट्रेशन मुझे पता है X है, H2 की इक्विलिब्रियम पे X है, ये 0.1 माइनस X है, ये 0.1 माइनस X है। तो मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देता हूँ फॉर्मूले से, x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस एक्स इंटू 0.1 माइनस एक्स। इसको ऐसा भी लिख सकता था, एक्स स्क्वेयर 0.1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये वैल्यू है आपका Kc का वैल्यू, और Kc का वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है यहाँ 4.24। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ x ओवर 1 माइनस एक्स, तो ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। रेस्ट ऑल मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, यहाँ से आपको x सॉल्व करना है, वो x H2 का कॉन्सेंट्रेशन होगा, वही x CO2 का कॉन्सेंट्रेशन होगा, 0.1 से माइनस कीजिएगा तो वो दोनों आपके पास CO और वाटर के कॉन्सेंट्रेशंस होंगे इक्विलिब्रियम टाइम पे। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। 3 मोल PCl5 था, वही रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन की कुछ अलग से नहीं है। 3 मोल था स्टार्टिंग पे, ये तो थे ही नहीं। अब 1 लीटर कंटेनर है, वेल फ्री एम अलाउड टू अटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है जी, ये x टूट गया, ये x बन गया। K वैल्यू क्या होगा,
एक्स स्क्वेयर बाई 3 माइनस एक्स, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, वैल्यू आपको गिवन है 1.80, दैट्स ऑल। यहाँ से आपको एक्स सॉल्व करना है बस। अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, आसानी से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं और उस एक्स की वैल्यू को आप Cl2 की कंसंट्रेशन रिपोर्ट कर दीजिए। वही सेम आपके पास PCl3 का कंसंट्रेशन होगा और अगर आप 3 से माइनस करके वैल्यू को रिपोर्ट करेंगे उस एक्स को, तो वो आपके पास PCl5 का कंसंट्रेशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। रिएक्शन गिवन है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की, पार्शियल प्रेशर N2H2 का गिवन है इक्विलिब्रियम पे, मतलब स्टार्टिंग की कोई कहानी नहीं दी है, सीधा इक्विलिब्रियम टाइम आया है और उस पे N2 और H2 का प्रेशर बता रहे हैं 0.4 और 0.8 और Kp का वैल्यू बता रहे हैं 40। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पूछा तो Q कैलकुलेट करूंगा मैं सिंपली, कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट कह सकता हूं इसको या प्रेशर कोएफिशिएंट कह सकता हूं। यहाँ पर्टिकुलर अमोनिया का प्रेशर रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ N2 प्रेशर ऑफ H2 रेज टू द पावर 3, ये Q निकालूंगा। अमोनिया का प्रेशर मुझे नहीं बता रखा था, इक्विलिब्रियम टाइम पे आपको N2 और H2 के प्रेशर्स गिवन थे। अमोनिया का प्रेशर निकालूं कैसे, यहाँ दिख रहा है टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इक्विलिब्रियम पे ये गिवन है 2.80। तो जब सिस्टम के अंदर गैस ही सिर्फ 3 हैं तो मुझे डाल्टन्स लॉ याद आ जाता है, इक्विलिब्रियम आया हुआ है। डाल्टन्स लॉ ने कहा था कि जितनी भी गैसेस प्रेजेंट होंगी सभी अपना अपना इंडिविजुअल प्रेशर लगाएंगी, कोई भी एक दूसरे के प्रेशर को इंटरफियर नहीं करेगा, सभी गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स का सम टोटल प्रेशर होगा। तो जो 2.80 प्रेशर टोटल गिवन है वो एक्चुअली इन तीनों का है। तो इन दोनों का प्रेशर तो हमें पता चल ही रहा है 1.20 हो जाएगा और इस 1.20 को यहाँ से माइनस कर दूंगा तो वो 1.60 अमोनिया का प्रेशर हो जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे 1.60 का स्क्वायर ये अमोनिया का प्रेशर लिख रहा हूँ। ध्यान से समझ लीजिए कैसे निकाला है। टोटल प्रेशर से इन दोनों के प्रेशर्स को माइनस कर दिया तो वो अमोनिया का प्रेशर आ गया। N2 का प्रेशर मुझे दे रखा था, H2 का प्रेशर मुझे दे रखा था। यहाँ से मैं कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट निकाल लूँगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू 50 आता है, जबकि K 40 है, मतलब Q जो है वो ग्रेटर देन K है। और जब Q ग्रेटर देन K है तो Q घटना चाहेगा। Q घटना चाहेगा, कैसे घटे, अमोनिया घटे और N2H2 बढ़े, मीन्स रिएक्शन विल बी मूविंग टुवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन। जो आपको प्रेडिक्ट द डायरेक्शन बोला गया तो आपने बता दिया कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रही है, या ऐसे बोलूँ मोर बैकवर्ड जा रही है, लेस फॉरवर्ड जा रही है, बट ज़्यादा सुटेबल वर्ड यही रहेगा। आप अपने आंसर पे लिखिएगा कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। CO2 एक गैस है और कार्बन ग्रेफाइट एक सॉलिड है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, Kp वैल्यू गिवन है। तो चलिए मैं Kp को एक्सप्रेस कर देता हूँ। सबसे पहले प्रेशर ऑफ CO रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ CO2। ये तो सिंपल सी बात है, दिख ही रहा है, ये तो सॉलिड है और सॉलिड का प्रेशर तो कुछ होता नहीं है, तो Kp में उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। और वैसे भी सॉलिड की मोलर कंसंट्रेशन भी हम 1 ही पुट किया करते थे। तो यहाँ पे मुझे CO का प्रेशर इक्विलिब्रियम टाइम पे देखना है। इनिशियल प्रेशर CO2 का गिवन है, CO2 प्लस C गिव्स 2CO, ये रिएक्शन था। इसका इनिशियल प्रेशर है 0.48, ये 0 होगा। अब इसका कुछ कम होगा, सपोज कीजिए स्मॉल p कम हो गया तो इसका बनेगा, और 2p क्योंकि 1 मोल 2 मोल को तैयार कर रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा 2p रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 0.48 माइनस p दैट इज इक्वल टू योर Kp, और Kp की वैल्यू गिवन है 3। तो मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ 4p स्क्वेयर अपॉन 0.48 माइनस p। अब आप यहाँ से इसको मैथमेटिकली p के लिए सॉल्व करेंगे, उस p को यहाँ माइनस करेंगे 0.48 से तो वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगा। उस p को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड होगा एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम।
क्वेश्चन को देखें आप यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन गिवन है, मींस ये इक्विलिब्रियम टाइम पे इस रिएक्शन के अंदर कॉम्पोजिशंस हैं, मोल पर लीटर में है, कोई वरीड होने की बात नहीं है कि कोई वॉल्यूम फ़र्क डालेगा। व्हाट विल बी इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन ऑफ PCl5, इसका इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन पूछा है। अगर इस रिएक्शन मिक्सचर में कोई हम 0.1 मोल Cl2 ऐड कर दें, देखिए कुछ बातों को समझिए यहाँ पे ध्यान से। पहली बात तो ये ध्यान रखें कि ये कॉन्सेंट्रेशंस इक्विलिब्रियम टाइम की हैं। अब वो कहता है कि इस कंटेनर में जहाँ पे ये तीन चीज़ें प्रेजेंट थी, PCl3, Cl2 एंड PCl5, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा था, सबकी कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी थी। उस टाइम पे आपने इसके अंदर Cl2 डाल दिया 0.1 मोल, तो 0.1 मोल पहले से ही पड़ा है यहाँ कंटेनर में, 0.1 आपने और डाल दिया, तो मतलब आपने Cl2 की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दिया। ये आपका K वैल्यू है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड Cl2। इस कंसेंट्रेशन को बढ़ाने का मतलब है K को K ना रहने देना, उसको Q बना देना, Q बना देना, और Q का वैल्यू बढ़ जाना, घट जाना सॉरी, मींस आप जब यहाँ पे इस वैल्यू को बढ़ाएंगे तो Q का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ने की कोशिश करेगा, मींस PCl5 को बढ़ाना चाहेगा, Cl2 घटाना चाहेगा, और अल्टीमेटली वापस वो K बनना चाहेगा। ये सिंपल सी बात आप ध्यान रखें। मतलब रिएक्शन Cl2 डाले जाने पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी, ये बात मैं यहाँ से समझ पा रहा हूँ। इन डिटेल जस्ट इससे नेक्स्ट लेक्चर पे भी पढ़ाऊँगा ये बात, जब मैं आपको समझाऊंगा कि किसी भी रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है तो रिएक्शन के अंदर कोई चेंज लाने पे, लाइक Cl2 डालने पे, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाती है। तो अभी अगर लास्ट वाली बात जो समझाई है Q और K से वो समझ में आ जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कट पता चल जाएगा कि Cl2 डालने पे रिएक्शन फॉरवर्ड में क्यों जानी है। तो मुझे ये श्योर्ड है कि जैसे ही मैं इस रिएक्शन मिक्सचर में जहाँ पे ये तीन चीज़ें पड़ी थी Cl2 और डालूंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाने लग जाएगी, और आफ्टर सम टाइम वो दोबारा से इक्विलिब्रियम मैनेज करना चाहेगी। इस पूरे सिस्टम में कहीं टेम्परेचर का जिक्र नहीं है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वही बना रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आना। मैं बार बार बताता हूँ कि K सिर्फ टेम्परेचर बदले जाने पर ही बदलता है। ओके, तो मैं अभी प्रेजेंटली बिफोर एडिशन ऑफ Cl2 इस रिएक्शन का K कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ से मैं इस K को कैलकुलेट कर लूँगा। और अब मैं इसी रिएक्शन के अंदर Cl2 ऐड कर देता हूँ। सी हेयर PCl3 प्लस Cl2 दैट गिव्स PCl5। अब PCl3 की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.2, उसमें तो मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा। Cl2 की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा था, 0.1 ऐड कर रहा था, 0.1 पहले पड़ी थी, वो होगी 0.2, और PCl5 0.4, ये मेरा एडिशन हो चुका है क्लोरीन का। एडिशन होते ही रिएक्शन फॉरवर्ड में जानी शुरू हो गई है, मतलब PCl5 बढ़ना शुरू हो गया और ये दोनों घटने शुरू हो गए हैं। ये घट के कितना हो गया, इक्विलिब्रियम दोबारा जब आएगा उस रिएक्शन मिक्सचर पे आफ्टर एडिशन ऑफ क्लोरीन, एक बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, फिर वो आने की कोशिश करेगा, तो PCl3 थोड़ा सा और घटेगा, Cl2 भी थोड़ा सा घटेगा और ये बढ़ेगा। अब ये कैसे हो रहा है, वो वही पुरानी कहानी है, इसका एक मोल इसके एक मोल से जुड़ता है तो इसका एक मोल बनाता है, तो इसका एक x टूटा, इसका एक x टूटा, तो ये एक x बनाएगा। ध्यान रखना 2x नहीं बनाएगा, एक x बनाएगा। अब मैं अगर इसका k एक्सप्रेस करूं तो ये होगा 0.4 प्लस x कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 0.2 माइनस x एंड अगेन 0.2 माइनस x एंड दिस इज इक्वल टू योर k। और k आप कैलकुलेट कर ही चुके थे, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई करके आपको x का वैल्यू निकालना है, और वो x उस 0.4 में जैसे ही आप ऐड करेंगे तो वो PCl5 का नया कंसंट्रेशन होगा आफ्टर अटेनमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन देखें, थोड़ा अटपटा टर्मिनोलॉजी हो सकता है आपके लिए अभी फ़िलहाल। 1 मोल एसिटिक एसिड एंड 1 मोल इथाइल अल्कोहल, ये तो सुने हुए हैं 10th क्लास में, आर मिक्स्ड। तो ये आपका एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, और ये आपका इथाइल अल्कोहल है C2H5OH। इनकी रिएक्शन होती है, आता तो था 10th क्लास में एक जगह लिखा हुआ, अगर आप लोगों को अभी याद हो तो,
ये एस्टर प्लस वाटर बनाता है CH3CO C2H5, ये इथाइल एसीटेट है और ये वाटर है। सो ये बोल रहे हैं कि 1 मोल एसिटिक एसिड और 1 मोल इथाइल अल्कोहल, बैलेंस रिएक्शन है ये, आर मिक्सड एंड रिएक्शन प्रोसीड टुवर्ड इक्विलिब्रियम। ओके, और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड वाटर वाज फाउंड टू बी, ये T 0 है जब ये कुछ थे ही नहीं, ये T इक्विलिब्रियम आ गया जिसमें वो बता रहे हैं आपको एसिड है 1/3 मोल और वाटर है 2/3 मोल। ये उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर वाटर 2/3 मोल बना है तो एस्टर भी 2/3 मोल ही बना होगा। अगर एसिड 1/3 मोल बचा है तो अल्कोहल भी 1/3 मोल ही बचा होगा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 फॉर द ईच हैं। ओके, ठीक है, तो क्या करूं? इफ 1 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट एंड 3 मोल ऑफ वाटर आर मिक्सड एट सेम टेम्परेचर, कहानी बदल दी इन्होंने। तो इन्होंने कहा कि इथाइल एसीटेट अगर हम लें 1 मोल और वाटर लें 3 मोल, दोबारा से कोई नई कहानी शुरू कर दी, 1 मोल ये ले लें और 3 मोल ये ले लें, सेम टेम्परेचर रखें। अच्छा, ये अच्छी बात की कि टेम्परेचर सेम रखा है। हाउ मच एस्टर विल बी प्रेजेंट व्हेन रिएक्शन रिचेस, तो ये रिएक्शन जब आप लेंगे तो ये क्या करेगी? ये तो वही ऊपर वाली रिएक्शन है, जस्ट उल्टा हो गया। हम लोग पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम तो दोनों डायरेक्शन से मैनेज किया जा सकता है, दोनों से अटेन किया जा सकता है, डायनेमिक प्रोसेस है। आपको याद होगा N2O4 और NO2 के एग्जाम्पल से मैंने ये बात बताई थी, पहले एग्जाम्पल में भी बताई थी कि इक्विलिब्रियम दोनों डायरेक्शन से आ सकता है। तो अगर आप प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देंगे। ये T = 0, 1 और 3 मोल लिया है और एस्टर की अमाउंट वो पूछ रहे हैं इक्विलिब्रियम पे इस रिएक्शन में कितनी होगी। इसकी कुछ नहीं पूछ रहे, इसका कुछ नहीं पूछ रहे, फिर क्यों दे रखा था? चलो देखते हैं। मान लीजिए इसका x टूट जाएगा, इसका भी x टूट गया, डेफिनेटली एक ही टूटना है, तो ये x और x बनेंगे। इस रिएक्शन का अगर मैं k देखूं तो वो k होगा मेरा x² डिवाइडेड बाई 1 - x 3 - x, ये k होगा। मतलब मुझे किसी तरह से इसका k पता करना है, तो मैं इसका k पता कर सकता हूं यहाँ पे। दिस विल बी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कैलकुलेट कर लीजिए, 4 वैल्यू आएगा। इसका वैल्यू 4 है तो इस रिएक्शन का k वैल्यू डेफिनेटली 1/4 हो जाएगा। ये यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ से आप x को सॉल्व कर लीजिए, वो x इस 1 से माइनस कर देंगे तो वो आपके पास एस्टर का कॉम्पोजिशन होगा। यही आपसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया था। स्क्रीन पे फोकस करें आप, ये 1/4 है नीचे जो आप कैलकुलेशंस देख रहे हैं, 1/4, 4 का रिवर्ट किया हुआ है हमने, तो उसके बाद ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर कैलकुलेट किया जा सकता है, इथाइल एसीटेट जिसका नाम है। सो इस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी के सी, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये सब तरह के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे फेस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी में ये स्टडी करेंगे कि अगर मान लीजिए रिएक्शन में हम लोग कुछ चेंज कर देते हैं तो वो रिएक्शन के साथ क्या चेंज शो करता है, मींस किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, या के का वैल्यू कैसे डिफ्लेक्ट होके क्यू बनता है और फिर वापस के बनने की कोशिश करेगा। और इससे रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें जहाँ से जनरली 1 to 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। बट आज जो हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का पोर्शन, या पीछे भी हम लोग 1-2 लेक्चर्स पे करके आएंगे, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो आप इन सब को अच्छे से करके देखिएगा। गुड बाय।